नमस्कार दोस्तों। आज 10 मिनट में बात करेंगे मध्य प्रदेश की मालवा सल्तनत की। क्या रहा मालवा सल्तनत का इतिहास, कैसे रहा, कि कम से कम आपका एक रिवीजन भी हो जाए और मालवा सल्तनत से जुड़े जो मुद्दे हैं वो आपको पता भी हो। देखिए, मालवा सल्तनत का इतिहास जो है उसकी पहली जो फेस है वो 1305 में शुरू होती है। 1305 वो साल था जिस साल अलाउद्दीन खिलजी अपने दक्षिण के अभियानों के लिए इस पूरे क्षेत्र को कैप्चर करके जो है वो इसको अपने नियंत्रण में लेना चाहता था। तो उसका एक गवर्नर था जिसका नाम था आइन उल मुल्क मुल्तानी, और यहाँ मालवा में धार जो था, यहाँ परमार राजा थे महालक देव, और उनके एक सेनापति या प्राइम मिनिस्टर जो भी कहें, कोका प्रधान, कई जगह गोगा प्रधान भी मिलता है लिखा हुआ, उनके साथ वो शासन करते थे। तो आइन उल मुल्क मुल्तानी को भेजा गया और आइन उल मुल्क मुल्तानी के साथ महालक देव का युद्ध हुआ और युद्ध में महालक देव की मृत्यु हो गई। फाइनली 1305 में अलाउद्दीन खिलजी के नियंत्रण में मालवा आ गया। यानी मालवा में इस्लामिक सत्ता स्थापित तो 1305 में हो चुकी थी, बट टेक्निकली मालवा सल्तनत खड़ी नहीं हुई थी। मालवा सल्तनत की कहानी के लिए थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा। जब दिल्ली पर तुगलकों का शासन शुरू हुआ 1320 में, आपको मालूम होगा कि जब खिलजियों का सत्ता खत्म हो गई, उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना करी और वो बेचारा 5 साल शासन कर पाया 1325 तक। 1325 में जब उसके लड़के के हाथ में सत्ता आई, जिसका नाम, ठीक है, आप सब जानते हो, मोहम्मद बिन तुगलक था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में उसकी कमजोरियों के कारण कई छोटी छोटी डायनेस्टीज़ खड़ी होना शुरू हुई, जिनमें दक्षिण में 1336 में आपको मालूम है विजयनगर और एक बहमनी, वो अभी हमारा मुद्दा नहीं है। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक और अन्य तुगलक शासक आए, लेकिन एक तुगलक शासक जिसको इतिहास में कोई याद नहीं करता, वो था 1394 में आया शासक तुगलकों का, जिसका नाम था नासरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। जिस समय ये शासन कर रहा था उस समय मालवा के ऊपर दिलावर खां का नियंत्रण था। उसको एज ए सूबेदार जो है वो अपॉइंट इन लोगों ने कर रखा था, और ये वो समय था जिस समय जो है वो दिल्ली के ऊपर तैमूर लंग का आक्रमण भी हो गया। 1398 में जब दिल्ली पर तैमूर लंग ने आक्रमण किया, और उस तैमूर लंग के आक्रमण में जो राजा है वो नासरुद्दीन महमूद शाह, वो दिल्ली छोड़ के भाग गया। तो एक मैसेज चला गया जितने सूबेदार थे या जो भी पावर्स थी कि अरे यार, हमारा तो सुल्तान ही इतना कमज़ोर है कि वो दिल्ली छोड़ के भाग गया, तो फिर तो हमको अब उसकी अधीनता में नहीं रहना चाहिए। तो टेक्निकली नासरुद्दीन महमूद शाह का जो शासन है वो 1394 टू 1413 के बीच माना जाता है। बट इसी समय 1401 में दिलावर खां, जो उन्हीं के अधीन एक सूबेदार था, उसने अपने आप को इंडिपेंडेंट करने की कोशिश करी और एक स्वतंत्र मालवा सल्तनत की नींव रखने के लिए उसने प्रयास शुरू कर दिया। हालांकि मालवा सल्तनत वो खड़ी कर चुका था, लेकिन उसको पहचान वो नहीं दिला पाया। पहचान उसकी डेथ के बाद 1406 में जब दिलावर खां की डेथ हुई तो उसके लड़के के हाथ में पावर आ गई। उसके लड़के का नाम था होशंग शाह, वही होशंग शाह जिसके नाम से होशंगाबाद है, और अब होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया। होशंग शाह पहला एक महान शासक था मालवा सल्तनत का, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। तो 1406 में इसने शासन शुरू किया। जो आज मांडू में जो भी हम हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स देखते हैं, ऐतिहासिक जो स्मारक देखते हैं, उनका निर्माण की शुरुआत कहीं ना कहीं होशंग शाह के शासनकाल में हो चुकी थी। जैसे मांडू अगर हम जाएं तो पूरा मांडू 12 गेट से या दरवाज़ों से घिरा हुआ है, ठीक है। उन गेट्स में से सब तो नहीं, लेकिन कुछ गेट जो है वो उसके शासनकाल में जो है वो निर्मित होना शुरू हो चुके थे। तो होशंग शाह का एक अच्छा शासन मान सकते हैं। 1406 से 1435 तक वो शासन करता रहा। इस दौरान बड़े निर्माण काम तो उसने जो है वो कुछ भी नहीं करे। यहाँ उसकी डेथ के बाद जब ताजुद्दीन मोहम्मद शाह राजा बना, तो वो एक ही काम कर पाया कि वो होशंग शाह के मकबरे का निर्माण पूरा कर पाया। होशंग शाह का मकबरा अच्छा खासा जो है वो संगमरमर से बना है। कहते हैं कि इसी मकबरे की नकल है, तो दिल्ली के शासकों ने जो नकलें करी हैं ताजमहल या अन्य चीज़ों में, यहाँ के मकबरों की नकल मान सकते हैं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। आप देखोगे भी तो आपको ये चीज़ जो है वो फील हो जाएगी कि हाँ यार, नकल तो करी है। तो होशंग शाह के शासनकाल में टेक्निकली अगर कहा जाए कि कुछ दरवाज़ों का निर्माण उसने शुरू किया, और जो है वो अगर कहा जाए अपने खुद के मकबरे का निर्माण शुरू करा पाया, लेकिन बाद में उस मकबरे का निर्माण उसके सक्सेसर ने जो है वो अगर कहा जाए पूरा जो है वो कराया। ओवरऑल होशंग शाह की मृत्यु और उसके बाद ताजुद्दीन मोहम्मद शाह की जो मृत्यु हुई, उस मृत्यु के बाद एक्चुअल जो है वो मालवा सल्तनत को सही राजा मिला, और उसका नाम था महमूद शाह खिलजी। महमूद शाह खिलजी ने अपने ही नाम से एक डायनेस्टी खड़ी कर दी जिसका नाम रखा गया खिलजी डायनेस्टी। 1436 से 1531 तक ये डायनेस्टी के शासक शासन करते रहे।
उसका वास्तविक नाम था अलाउद्दीन महमूद शाह खिलजी था, और चूंकि खिलजी था तो खिलजी उसके साथ डायनेस्टी लगा देते हैं हम। कितना ताकतवर था आप सोचिए कि जैसे ही वो सुल्तान बना 1436 में वो सुल्तान बन गया। सुल्तान बनने के बाद उसने अपना साम्राज्य मालवा के आसपास जो है विस्तृत करना शुरू किया। मालवा की ज़्यादातर सीमा आपको मालूम है राजस्थान से कनेक्ट होती है। तो जब राजस्थान में वो अपना साम्राज्य विस्तृत कर रहा था तो उसको एक ऐसा योद्धा मिल गया राजपूत जिसने उसको आगे बढ़ने ही नहीं दिया, और उनका नाम था राणा कुंभा। लेकिन ये भी पीछे हटने वालों में से नहीं था कि ये सोचे कि मैं मतलब छोड़ के वापस आ जाऊँ। इसने उसके साथ भी संघर्ष किया। तो महमूद खिलजी ने 1437 में, ठीक है, सॉरी 1436 में चित्तौड़ और उसके आसपास के क्षेत्र को कैप्चर करने के लिए अपनी सेनाएं आगे बढ़ाई। इसी दौरान जो है वो राणा कुंभा ने भी अपनी सेनाएं बढ़ा दी, और जो है वो अगर कहा जाए कि मांडवगढ़, ये जो मांडू है ना, ये पहले मांडवी गढ़ था। यहाँ पर एक युद्ध हुआ 1437 में, उसका नाम था बैटल ऑफ मांडवगढ़ या मांडवगढ़ का युद्ध। कहते हैं कि राणा कुंभा ने इसको अरेस्ट कर लिया था इस युद्ध में, और अपने साथ जो है चित्तौड़ ले गया और अपनी जेल में बंद रखा था महमूद को। और इसी मतलब विक्ट्री पर, क्योंकि ये राणा कुंभा की एक बड़ी विक्ट्री थी, है ना, मतलब उस समय अगर कहा जाए कि इसको बड़ी जो है वो उपलब्धि हम मान सकते हैं। अब चूंकि राणा कुंभा जीत चुके थे तो उन्होंने क्या करा, एक विक्ट्री पिलर बनवाना शुरू किया। तो 1448 में वो विक्ट्री पिलर कंप्लीट हुआ था। वो चित्तौड़ में आज भी, अगर आप चित्तौड़ का कभी फोर्ट का फोटो देखोगे तो चित्तौड़ के दुर्ग में वो विक्ट्री पिलर बना हुआ है। वो विष्णु और अन्य देवताओं को समर्पित है। 1448 में वो कंप्लीट हो चुका था। और फिर राणा कुंभा और महमूद खिलजी के बीच ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चलता रहा। कई सारे लड़ाइयाँ लड़ी इन्होंने, क्योंकि राणा कुंभा का भी जो है वो शासनकाल अच्छा खासा रहा। मतलब वो भी एक महान योद्धा की तरह रहे, और मतलब अगर कहा जाए 1433 से 1468 तक वो राजा रहे चित्तौड़ में। और ये जो महमूद खिलजी था ये भी एक बड़ा लंबा शासन, यानी 1436 से 1469 तक ये भी राजा रहा। तो ये दोनों एक ही समय, मतलब इनका लगभग शासन देखो ना एक जैसा है, लड़ते ही रहे। मतलब इतनी लड़ाइयाँ लड़ी कि अब वो लड़ाइयाँ को मैं अभी यहाँ तो नहीं समझा सकता, कभी विस्तार में बनाऊंगा तो उसमें। ओवरऑल महमूद खिलजी ने केवल ये काम नहीं किया कि वो लड़ाइयाँ ही लड़ता रहा और राणा कुंभा से हारते ही रहा, लेकिन उसने मांडू में कई निर्माण कार्य भी शुरू कराए। और उन निर्माण कार्यों में सबसे इंपॉर्टेंट अगर निर्माण कार्य मुझे लगता है कि कोई उसने कराया था तो वो था असरफी महल का। जामा मस्जिद, वहाँ पर असरफी महल, इनके निर्माण महमूद शाह खिलजी के शासनकाल में शुरू हुए। असरफी महल नाम में जरूर महल दिख रहा है, टेक्निकली वो एक मदरसा है। ये तो आप सोच लो कि वो महल है, उसको मदरसा जो है वो कहा जाता है। इस तरह से उसकी शासन व्यवस्था चलती रही। उसकी मृत्यु के बाद जो अगला सक्सेसर था उसका, वो एग्जैक्टली इतिहास में एक योद्धा के रूप में कम याद किया जाएगा, वो एक निर्माता के रूप में ज़्यादा याद किया जाएगा, गयासुद्दीन शाह। जितने मांडू में आप बड़े इंपॉर्टेंट या मेजर जो अगर कहा जाए वर्क देखते हो, जितने भी, जैसे आप जहाज महल ले लो, तो उसने अपने हरम के लिए जो है वो जहाज महल का निर्माण कराया। उसने क्या करा कि 2 तालाब दोनों तरफ उसके बनवा दिए। एक का नाम रखा मुंज तालाब, एक का नाम रखा कपूर तालाब, और उसके बीच में एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जिसको जो है वो लोग जहाज महल कहने लगे, क्योंकि दोनों तरफ तालाब थे उसके, मुंज और कपूर। या हिंडोला महल, तो कभी आप जाओगे तो वो इस तरह से बनाया गया है कि उसके अंदर से हवा इस तरह से पास होती है। ये गयासुद्दीन की उपलब्धि है। ज़्यादातर जो अच्छे मतलब निर्माण कार्य थे गयासुद्दीन के ही शासनकाल में। देखो मांडू अगर आप जाओगे ना तो मांडू में इतना कुछ है देखने के लिए। एक तो 12 दरवाजे, आलमगीर दरवाज़ा हो गया, भंगी दरवाज़ा हो गया, दिल्ली दरवाज़ा हो गया, ठीक है, यहाँ पर हाथीपुर दरवाज़ा हो गया। ऐसे दरवाज़ों की भी ढेर लगे हुए। इसके अलावा अगर कहा जाए बड़े निर्माण कार्यों में देखें तो भाई चंपा बावड़ी है, गदे शाह का महल है, असरफी महल है, जामी मस्जिद है, ठीक है, आपका क्या बोलते हैं हुशंग शाह का मकबरा है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे निर्माण कार्य, तबेली महल है वहाँ पर एक। ये सब इसी समय जो है वो निर्माण कार्य जो है वो होना शुरू हुआ। और फाइनली जो है वो मांडू अब जो है वो शादियाबाद की भूमिका में आ चुका था। उसको भी सिटी ऑफ जॉय जो है वो लोग कहने लगे थे। इस तरह से ये शासन जो है वो व्यवस्था जो है वो मांडू में जो है वो इन शासकों ने जो है वो चलाई। गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद, ठीक है, अब चूंकि मैंने क्या बोला कि यार देखो मैं 5-10 मिनट में अगर आपको रिवीजन करा रहा हूँ तो फिर तो मैं सब चीज़ें विस्तार में नहीं बताऊँ। गयासुद्दीन शाह की जब मृत्यु हुई 1500, उसके बाद फिर जो है वो मांडू की कहानी में गड़बड़ी आना जो है वो शुरू हो गई। गयासुद्दीन की जब डेथ होती है उसके बाद जो अगले शासक थे जैसे नासिरुद्दीन शाह है या और जो है अगर कहा जाए महमूद शाह सेकंड है, ये ताकतवर राजा नहीं रहे। और फाइनली ये हुआ कि इनकी कमजोरियों का लाभ, यानी महमूद शाह सेकंड के हाथ में जब पावर थी यहाँ की मांडू की, तो उसका लाभ गुजरात के एक शासक ने उठा लिया जिसका नाम था बहादुर शाह। बहादुर शाह ने इसको कैप्चर कर लिया मांडू को। 1531 की बात है।
तो जब मांडू को कैप्चर किया तो उस समय जो है वो मुगल ताकत जो है वो या सत्ता जो है वो आ गई थी नासिरुद्दीन हुमायूं के हाथ में। 1530 में बाबर की डेथ हो गई। बाबर की डेथ के बाद हुमायूं के हाथ में, हुमायूं तो ऐसे पगला था वो, क्योंकि उसने सुल्तान बनने के बाद सबसे बड़ी जो गलती करी थी अपने भाइयों में अपना एम्पायर डिस्ट्रीब्यूट करके करी थी। वो अपनी असफलताओं के लिए खुद ही दोषी था। उसका जो है चरित्र ही जो है वो कहते हैं कमज़ोर था इस मामले में। तो जो है वो अगर कहा जाए मतलब सिंपल सी लॉजिक है कि बहादुर शाह ने जब कैप्चर किया तो हुमायूं ने उसके ऊपर अटैक कर दिया। फाइनली 1537 में जो है वो 1535 में, गलत भूल गया, 1535 और उसके आसपास ये जो मांडू था वहाँ हुमायूं का नियंत्रण स्थापित हो गया। अब हुमायूं भी बेचारे क्या हैं, 4-5 साल शासन कर पाए ठीक तरीके से, है ना। बैटल ऑफ बिलग्राम, बैटल ऑफ चौसा, इनको शेरशाह सूरी ने हरा दिया। शेरशाह सूरी के हाथ में आ गया दिल्ली, ठीक है। अब शेरशाह सूरी के हाथ में दिल्ली आ गया तो मांडू भी तो शेरशाह सूरी के हाथ में आ जाएगा ना, हुमायूं के हाथ में थोड़ी रहने देंगे यहाँ पर अगर कहा जाए। तो शेरशाह सूरी ने क्या करा, यहाँ अपने सूबेदार अपॉइंट करना शुरू किया। इन सूबेदारों में जो एक शुरुआती जो सूबेदार था उसको कादिर शाह था, हालांकि वो कभी फेमस नहीं रहा। टेक्निकली इसका जो सही गवर्नर था शेरशाह सूरी का, जिसको हम उसके गवर्नर के रूप में पहचान दिला सकते हैं, वो था सुजात खान। तो सुजात खान को यहाँ गवर्नर बना दिया गया 1542 में। और फिर शेरशाह सूरी अपने एम्पायर को फैलाने लगा। इस दौरान शेरशाह सूरी ने हमारे वर्तमान मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों के ऊपर अटैक किए। और जब वो अटैक हो रहे थे तो उस दौरान जब वो कलिंजर गया, ठीक है, यानी 1545 में, तो कलिंजर के किले पर जब उसने अटैक किया और एक गोला दागा तोप का, तो गोला वापस रिवर्स हो गया, उसी को लग गया और वो निकल लिया ऊपर। अब शेरशाह सूरी की जब मृत्यु हुई, बेचारा 5 साल ही सुल्तान रहा। 1540 में पावर आई उसके हाथ में, 1545 में उसके हाथ से सत्ता चली गई। शेरशाह सूरी की जब डेथ हुई 1545 में, तो उसका जो लड़का था इस्लाम शाह सूरी, वो एग्जैक्टली एक कमज़ोर शासक था। वो अपने पिता के एम्पायर को एग्जैक्टली मैनेज ही नहीं कर पाया। तो जो सुजात खान था, जो गवर्नर की तरह काम कर रहा था मांडू, उसने कहा यार मैं अब इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देता हूँ खुद को। और धीरे से वो क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया। और इसमें जो है वो इस्लाम शाह ने भी कोई जो है वो अगर कहा जाए आर्ग्यू नहीं किया। उसका कारण है कि वो उतना ही साम्राज्य नहीं संभाल पा रहा था बेचारा जितना जो है वो पहले से चला आ रहा था। तो शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद मालवा में सुजात खान ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया, लेकिन वो कोई एम्पायर नहीं खड़ा कर पाया, मतलब कोई डायनेस्टी नहीं खड़ी कर पाया। टेक्निकली सुजात खान की डेथ होती है, उसके बाद उसके लड़के के हाथ में पावर आती है, उसका नाम था बाज बहादुर, जो मांडू का सबसे फेमस हीरो था, है ना। क्योंकि रानी रूपमती के साथ उसका जो प्रसंग तो इतिहास में सबसे ज़्यादा फेमस है, वो मैं ज़्यादा नहीं सुना पाऊंगा अभी। बाज बहादुर 1555 से 1561 तक पावर में रहा। इस दौरान उसने बहुत सारे निर्माण कार्य भी कराए, है ना, जैसे रानी रूपमती पवेलियन है वहाँ, जहाँ वो बैठ के गाना जो है वो गाया करती थी यहाँ पर। या अगर कहा जाए कि रेवा कुंड का निर्माण कराया, खुद बाज बहादुर पैलेस का निर्माण उसने जो है वो कराया अपने लिए। ये सब जो है ये एग्जैक्टली मांडू में क्या है, मॉन्यूमेंट्स 2 हिस्सों में डिवाइड है। पहला हिस्सा और दूसरे हिस्से के बीच लगभग 5 से 6 किलोमीटर का गैप है। आप में से कोई मांडू गया होगा तो ये चीज़ फील करेगी। तो पहला वाला जो कैंपस है ना वो खिलजियों का है मोस्टली, जाने मतलब होशंग शाह और उसके बाद जो खिलजी राजाओं ने, जैसे महमूद शाह फर्स्ट है, गयासुद्दीन है, जैसे जहाज महल है, असरफी महल है, हिंडोला महल है, गदे शाह का महल है, तबेली महल है, कपूर तालाब है, मुंज तालाब है, ये सब जिस कैंपस में, उससे करीब 5-6 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा आपको अपना व्हीकल चला के, तब जाके कहीं आपको जो बाज बहादुर पैलेस वाला कैंपस मिलेगा। वहाँ बाज बहादुर का महल है, रानी रूपमती पवेलियन है, रेवा कुंड है, इस तरह के जो है वो निर्माण है। बाज बहादुर के हाथ में पावर आ गई। अब बाज बहादुर के हाथ में पावर है, ज़्यादा तो अंदर ना जाएं। तो मुग़लों को, अब मुग़लों के साथ भी ये था, मुग़ल भी चाह रहे थे कि हम दक्षिण को जो है वो कैप्चर करें। दक्षिण तो सबको जाना था और यही क्षेत्र था, यहाँ से जाना था। इसलिए तो आप सोचो ना कि मांडू के किले को 12 किले बंदी थी, उसमें 12 गेट थे जहाँ से एंट्री होती थी उसके अंदर। तो 2 लोगों को जो है वो अकबर ने वहाँ भेजा। एग्जैक्टली उस समय अकबर धीरे से अब इंडिपेंडेंट हुआ ही था। ये कहानी कब की है इसको भी समझिए बहुत जल्दी से, 2 मिनट के अंदर। ये कहानी है 1560 की। एग्जैक्टली क्या, 1556 में यानी 1556 में अकबर के हाथ में पावर आई और पूरी पावर कंट्रोल कर रहा था बैरम खां। तो अकबर ने कहा बैरम खां से 1560 में कि भैया अब बताओ तुम कि या तो तुम जो है वो मेरे को ही शासन करने दो या कोई एक पोस्ट ले। तो अब जिसने एक सुल्तान खड़ा किया हो उसको आप क्या पोस्ट दोगे यार, कोई पोस्ट वो लेगा क्या? उसने कहा यार मैं तो एक काम कर रहा, हज की यात्रा पे जा रहा हूँ, मुझे दिमाग मत खराब करो मेरा,
ठीक है, मैं तो अल्लाह की इबादत करूँगा, वो निकल चला गया हज की यात्रा पर। लेकिन कहते हैं ना कि पुरानी कोई घटनाएं जो हैं वो आगे आ जाती हैं। तो इसने क्या है कि हुमायूं के साथ, यानी बैरम खान ने हुमायूं के साथ एक मच्छीबार का युद्ध लड़ा था। उस समय मच्छीबार और सरहिंद के युद्ध लड़े थे, उस समय किसी को इसने मारा होगा, उसी के लड़के ने इसकी हत्या कर दी रास्ते में। तो बैरम खां की तो कहानी खत्म हो गई। अब यहाँ ये, अब आप कहोगे कि ये कहानी मालवा में क्यों आई, इसके पीछे भी एक छोटा सा प्रसंग है, 1-1.5 मिनट का। ये 1560 में अकबर जैसे ही बैरम खां से मुक्त हुआ, अगले 2 साल तक वो हरम के कंट्रोल में रहा। हरम मतलब उसकी माँ हमीदा बानो बेगम, उसकी दाई माँ जिसने उसको बचपन से पाला था महामा आंगा, इनके कंट्रोल में था वो पूरी तरीके से। यानी 2 साल इसको पेटीकोट सरकार के नाम से भी, हरम सरकार के नाम से भी जानते हैं। तो टेक्निकली उसके डिसीजंस में इन हरम का या महिलाओं का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस उस समय का जो है वो रहा होगा। तो महामा आंगा जो थी, चूँकि उसकी दाई माँ मतलब पालने वाली थी, तो उसने कहा कि ये मांडू और इसके आसपास का जो है वो क्षेत्र मेरे लड़के को दे दो। उन्होंने कहा कौन, किसको, मतलब आदम खां को। हाँ, कहले आदम खां को दे दो। तो आदम खां को जो है कहा कि एक काम करो, तुम जाओ पीर मोहम्मद को लेकर जाओ और मांडू में जो है उस पूरे क्षेत्र के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित करो। ठीक है, स्टोरी के बहुत बड़े बड़े प्रसंग हैं, मैं उनमें से छांट के आपको एग्जाम क्वालिफाई हो में जो प्रश्न आते हैं उतनी कहानी तक लेके जा रहा हूँ, ज़्यादा मैं अंदर खुद भी नहीं ले जा रहा हूँ आपको। तो अब क्या हुआ कि आदम खां को भेजा और पीर मोहम्मद को भेजा, और बाज बहादुर ने छोटा सा बेसिक सा लड़ाई हुआ और इसने जो है वो सरेंडर कर दिया 1561 में। उसको बैटल ऑफ मांडू के नाम से भी जाना जाता है यहाँ पर, या मांडवगढ़ की लड़ाई भी बोलते हैं। 1561 में ये कर दिया और आदम खां को वहाँ उस पूरे क्षेत्र का नियंत्रण दे दिया। हालांकि बाज बहादुर खुद कुछ समय के बाद खुद फिर एक बार उठा, दूसरी बार तो उसकी हत्या ही कर दी बाज बहादुर की ने। अब मांडू पर नियंत्रण आ गया किसका, अकबर का। अब हमारी कहानी ख़त्म होने की ओर जा रही है ना। अकबर का नियंत्रण आया, आदम खां को वहाँ सूबेदारी दे दी गई। अगर आपने जोधा अकबर पिक्चर देखी हो तो उसमें भी ये सीन जो है वो आता है। आदम क्या करने लगा कि अपने जो पावर्स थी उसका मिसयूज़ करने लगा। मतलब वो वहाँ के जो रेवेन्यूज़ थे उसमें से पैसे चोरी करने लगा, और मुग़ल एम्पायर है जो है वो उनको सही जो है वो सूचनाएं जो है वो उपलब्ध नहीं कराता था। तो ये जानकारी जो है वो अगर कहा जाए कि मुग़लों में जो उनके मतलब रिकॉर्ड्स जो है वो रखा करते थे, उनमें एक अतका खां करके जो है वो मतलब एक ऑफिसर थे, उनको जो है वो पता चला। उन्होंने आदम खां से कहा कि भाई तुम ये गलत कर रहे हो। अतका खां ने, तो उसने कहा कि तुम कौन होते हो, मैं तो फैमिली से हूँ और मेरी माँ ने तो अकबर को पाल रखा है और तुम मुझे ही ज्ञान दे रहे हो। तो इसने अतका खां का क्या कर दिया, कत्ल कर दिया। अकबर को इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि अकबर ने आदम खां को अधमरा करवा दिया, मतलब किले से एक बार फेंकवाया, फिर एक बार फिर हुआ है। दिल्ली की बात है ये, मांडू की बात नहीं है ना, दिल्ली में हुआ था सब इंसिडेंट, और इसीलिए आदम खां का मकबरा दिल्ली में। और उसके बाद फाइनली जो है वो आदम खां की डेथ के बाद ये पूरी तरीके से अगर कहा जाए कि मांडू इस पूरे बेल्ट के अंदर जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने लगा। 1601-2 में जब असीरगढ़ की ओर अकबर बढ़ा तो फिर जो है वो मुग़लों के कंट्रोल के रूप में हम इसको देख सकते हैं। तो ओवरऑल एक छोटी सी स्टोरी में मैंने सोचा तो था इसको 5-6 मिनट में ख़त्म करूं, लेकिन प्रॉब्लम मेरे साथ शुरू से ही है कि मैं कुछ भी चीज़ पढ़ाता हूं तो मुझे लगता है कि यार जो है अगर लिंक नहीं होगी तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मैंने आपको एक रफ स्टोरी सुनाई। कहानी मैंने शुरू करी, 1 सेकंड में अब रिवीजन कराऊंगा। कहानी मैंने शुरू करी नासरुद्दीन से, जो कि तुगलक वंश का राजा था 1394। उसी के शासनकाल में मैंने खड़ा करा दिलावर खां को। नासरुद्दीन की कमजोरियों का फ़ायदा दिलावर खां ने उठाया। दिलावर खां की 1406 में डेथ के बाद उसके लड़के ने यानी हुशंग शाह ने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित किया और जो है वो मांडू एक सल्तनत के रूप में पहचाना गया। हुशंग शाह के बाद ताजुद्दीन मोहम्मद शाह आया और फाइनली महमूद शाह खिलजी ने खिलजी नाम की डायनेस्टी खड़ी करी 1436 में। बहुत सारे निर्माण कार्य जो है वो अलाउद्दीन महमूद शाह और गयासुद्दीन शाह के द्वारा कराए गए, जिसमें बड़े निर्माण कार्य की जब भी हम बात करेंगे तो वो गयासुद्दीन के समय जो है वो हुए। और अलाउद्दीन महमूद शाह जो था वो आपको हमेशा याद रखना है कि राणा कुंभा का समकालीन था। फिर अकबर का बहादुर शाह नाम के गुजरात के शासक ने यहाँ पूरा कैप्चर कर लिया। अकबर के हाथ में पावर आ गई, हुमायूं के हाथ में 1535 में। फाइनली शेरशाह सूरी, याद रखना है 1542, उसमें शेरशाह सूरी ने जो है वो गवर्नर अपॉइंट किया सुजात खां की मृत्यु के बाद उसके लड़के बाज बहादुर के हाथ में पावर रही। बाज बहादुर
आदम खां से लड़ते हुए जो है वो मारा गया और आदम खां के हाथ में सूबेदारी आ गई। आदम खां की मृत्यु के बाद ये ऑलमोस्ट मुग़ल एम्पायर का एक अभिन्न अंग बन गया। इस तरह से 20 मिनट में मालवा सल्तनत की एक छोटी सी कहानी मैंने आप तक सुनाने की कोशिश करी। ये कहानी टेक्निकली मैं ऑफलाइन में अपनी क्लास में पढ़ाता हूँ तो मुझे कम से कम 3 लेक्चर लगते हैं जो कि 4 साढ़े 4 घंटे के होते हैं, मतलब 12 घंटे तो मुझे लगे ही जाते हैं पूरा मालवा सल्तनत पढ़ाने में। बट मैंने कोशिश करी कि जितना एग्ज़ाम में पकड़ में आ जाए उससे कुछ जुड़े हुए टॉपिक्स मैंने करा दिए आपको। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो आपको देता रहूँगा। ये एक नया पैटर्न शुरू किया मैंने आज से। मुझे लगा कि अभी मेरे पास समय का अभाव है तो मैं सीधे अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर लूँ, या भी मैं मोबाइल से रिकॉर्ड करके सुना रहा हूँ आपको। तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये भी एक अच्छा पैटर्न है, इसमें भी हमको ज़्यादा कंफर्ट है, समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है, तो हम इसको भी जो है वो कंटिन्यू रख सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।